नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की जो भी चीजें हैं वो अब चुनाव लड़ने के लिए आपको बता दें कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। कर्नाटक में हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, ऐसा कांग्रेस की ओर से बयान सामने है। कर्नाटक में हमें कामयाबी मिली है। भाजपा सरकार से अब हिसाब किताब मांगा जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की रीति नीति के आधार पर चेहरा तय किया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का। मंगलवार को खेड़ा के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भोपाल में मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में खेड़ा ने कहा है कि 18 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार से कामकाज का हिसाब किताब मांगा जाएगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और सफलता पाई है। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। आप जैसे कुछ साथियों ने पूछा कि कर्नाटक आप जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में। मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी जब जो मुद्दे उठाती है, मीडिया के साथी उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं, उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की जो कॉलोनियां अवैध थी उन्हें शिवराज सरकार ने वैध करने का फैसला किया। हालांकि सीएम शिवराज ने अधिकारियों को 2-2 कहा था कि इसके बनने के वाली अवैध कॉलोनियों की जिम्मेदारी अधिकारियों की तय जिम्मेदारी होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2500 कॉलोनियों को वैध किया जा सका है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री दिन ब दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं। पहले सरकार ने दिसंबर 2016 के पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया। यानी अब दिसंबर 2022 के पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिले, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनती है तो अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग मुख्यमंत्री से की थी। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि भले ही कई कॉलोनियां नियमों के अनुसार नहीं बनाई गई, लेकिन यहां रहने वाले लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इस निर्णय से करीब 2500 अवैध कॉलोनियों का वैध होने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जिस संख्या के हिसाब से अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, उसी अनुपात में प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी हो रहा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। अवैध कॉलोनी को वैध करने के शिवराज सरकार के फैसले पर भोपाल दक्षिण पश्चिम के विधायक PC शर्मा ने कड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा है कि यह सरकार की अवैधता है। 2018 में कमलनाथ की सरकार थी, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी और कुछ कर नहीं पा रही थी, सिर्फ कोरे और झूठे आश्वासन दे रही थी। मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, आप पर और हम पर, सब पर 50,000 कर्जा है। अवैध को देंगे क्या? उनके पास कुछ नहीं है, सब चुनावी स्टंट है, केवल आश्वासन और झूठी घोषणा है। बीस साल सरकार है, 20 साल में अवैध को वैध नहीं कर पाए। सरकारी अवैध है, ये
चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी की 2018 में हम भी मंत्री थे उसमें। ये अवैध सरकार है जिसे खरीद फरोख्त सरकार बनाई, इससे कुछ काम कर नहीं पा रही है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, अवैध को देंगे क्या कॉलोनियों को? इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल झूठे आश्वासन और घोषणाएं। इसलिए केवल चुनावी मैनेजमेंट है, चुनाव के लिए सर पे आ गया है, जमीन खिसक चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर पर कांग्रेस और सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय की लड़ाई चूल्हे से शुरू होकर युवराज पर पहुंच गई है। एमपी कांग्रेस के कार्तिकेय को युवराज कहे जाने से भड़के कार्तिकेय ने पलटवार करते हुए परिवार पर हमला करने के बजाय मुद्दों पर राजनीति करने की सीख भी दे डाली है। वहीं कमलनाथ के बेटे को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के बीच ट्विटर पर युद्ध तल्ख होता दिख रहा है। इस ट्विटर वॉर की शुरुआत कांग्रेस के ट्वीट से हुई थी। एमपी कांग्रेस के ट्वीट में सीएम शिवराज और साधना सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया गया था। कांग्रेस के ट्वीट पर कार्तिकेय ने पलटवार किया था। अब एमपी कांग्रेस ने कार्तिकेय को युवराज कहा तो वो भड़क गए और नकुल नाथ को निशाने पर ले लिया। एमपी कांग्रेस ने नए ट्वीट में लिखा है, हे युवराज, माता पिता के प्रति आदर हम सबके मन में है, लेकिन आपको उन बहन बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखता जिनके घर में आपके पिता की दी हुई महंगाई ने कोहरा मचा रखा है। जब आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके पिताजी की सरकार मंदसौर में किसानों के बच्चों को गोलियों से भून रही थी। आपको उन युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता जो आपके पिताजी की सरकार में भर्ती के इंतजार में ओवर एज होकर घर बैठ गए। इसका जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने लिखा, युवराज शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। आपकी पार्टी में कई युवराज हैं, शहजादे हैं। आपको तो कई बार युवराज युवराज बोलना पड़ता होगा, इसलिए आदतन यहाँ भी लिख दिया। खैर ये छोड़िए, भाजपा की वजह से आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करना सीखने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो आपसे नहीं होगा, आपके डीएनए में नहीं है। वैसे सुना है बड़े भाई नकुलनाथ जी जब अमेरिका में थे तो देश में सिख नरसंहार हो रहा था। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए। वैसे लगता नहीं, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप राजनीति के लिए मुद्दे खोजेंगे, परिवार नहीं। ट्विटर वार पर सियासी वार पलटवार भी जारी। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की निम्न स्तरीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या आवश्यकता है कि यदि कोई पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहा है, वहां यदि चूल्हे पर भोजन बन रहा है तो उस पर आप टिप्पणी करो, जैसी कांग्रेस ने करी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा धैर्य धीरे रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वो हताशा निराशा के दौर में है। जैसी स्थिति परिस्थिति कांग्रेस के साथ है वो उनके लिए चिंता का विषय है, और ऐसी चिंता में परिवार को राजनीति में घसीटना उचित नहीं है। ये ट्विटर वार उस वक्त शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शादी की सालगिरह पर एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें साधना सिंह रसोई का काम कर रही थी। कांग्रेस ने इस वीडियो पर कटाक्ष करते हुए कमलनाथ की 500 रुपए में सिलेंडर देने वाली योजना का जिक्र किया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए रिश्तों की पवित्रता और प्रेम को नहीं समझने की बात लिखी थी। चुनावी साल में ट्विटर पर चल रहे युद्ध में और क्या मोड़ आगे देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर परासिया में INH 24/7 की खबर का असर हुआ है। 2 दिन पहले INH न्यूज चैनल ने परासिया BMO डॉक्टर प्रमोद वाचक द्वारा स्टाफ नर्सों को परेशान करने की खबर को दिखाया था। 2 सदस्यीय टीम ने स्टाफ नर्सों का बयान भी लिया। वहीं BMO को पद से हटाए बिना जांच होने से जांच के प्रभावित होने की संभावना है। बता दें कि बीते दिनों SDM को ज्ञापन देकर 7 महिला कर्मचारियों ने BMO को शिकायत की और BMO पर निजी क्लिनिक में बुलाने और पर्सनल बातें करने के आरोप लगाए थे। टीम ने एक CHO और एक स्टाफ नर्स और 5 ANM के बयान लिए हैं। परासिया में कुछ लेडी वर्कर्स हैं जो हमारी ANM है, CHO है, स्टाफ नर्स हैं। उन्होंने
एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो उनके साथ बीएमओ साहब ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो इस संबंध में जांच चल रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोगों को पिछले कई महीनों से राशन दुकानों से गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बालाघाट की एक बड़ी आबादी गेहूं से बनी रोटी खाने को तरस गई है। धान उत्पादक बालाघाट जिले में गेहूं की रोटी खाने वालों की भी कमी नहीं है। फिर ये एक आदिवासी इलाका है, इसलिए कुपोषण भी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ गेहूं का वितरण और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तरफ गेहूं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के गोदाम में रखे गेहूं के खराब होने के मामले आए दिन आते रहते हैं, जो रोटी के लिए तरस रहे लोगों को खल जाता है। देखिए रिपोर्ट। भोजन की थाली से गेहूं की रोटी मानो जैसे गायब हो गई है। राशन दुकानों पर निर्भर रहने वाली एक बड़ी आबादी को महीनों से गेहूं नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें भोजन में रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। लिहाजा अब भी लोगों को यही तसल्ली दी जा रही है कि शासन से आदेश होने पर उन्हें गेहूं दिया जाएगा। हमको 1 साल हो गया, गेहूं नहीं मिल रहा है। गेहूं हम लोग को मिलना चाहिए, रोटी से हमको नसीब नहीं हो रही है। राशन तो मिल रहा है लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा है, तो गेहूं के लिए बोलो तो बोलते हैं कि अभी नहीं आ रहा है तो कहाँ से देंगे। चावल ही मिलता है तो चावल ही खा रहे हो गया, रोटी तो मिलती नहीं है हमारे को, लेकिन गेहूं मिलना चाहिए हमारे को भी। शासन के लगातार आश्वासन देने के बाद भी 1 साल बीत गया, लेकिन लोगों को न तो गेहूं नसीब हुआ और न ही उससे बनी रोटियां नसीब हो रही है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार तो दुकानों से आटा खरीदकर रोटी की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन गरीब परिवार रोटी को तरस रहे हैं। उनकी गुहार है कि सरकार उन्हें जल्द गेहूं उपलब्ध कराए। 1 वर्ष हो गए हमें गेहूं नहीं नसीब नहीं हो रहा है। हाँ। सोसाइटी में जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 माह बाद मिलेगा, 2 माह बाद मिलेगा, ऐसे ही तसल्ली देते हैं। हाँ। लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा है और हमें गेहूं की बहुत जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों का यही कहना है कि सरकार से गेहूं का आवंटन होने पर राशन दुकानों पर गेहूं उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। वहीं बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने भी इस मामले में सरकार का बचाव करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध के बाद से ही गेहूं की कमी हुई है और इसका उत्पादन भी कम होने लगा है, इसलिए गेहूं के आवंटन में भी कमी आई है। लेकिन अब जल्द ही राशन दुकानों से गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा। ये केवल बालाघाट का ही नहीं था, ये विषय अन्य जिलों का भी था। पिछले साल आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण से गेहूं का शॉर्टेज आया, हमारे भी देश में गेहूं का उत्पादन घटा और मौसम और सारी परिस्थितियों के कारण से तो गेहूं का शॉर्टेज आया और उसके कारण से नहीं दे पाया, पर अब पुनः प्रक्रिया उसकी प्रारंभ कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में बालाघाट प्रवास पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग ही राग अलाप दिया है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में चावल को ज्यादा पसंद किया जाता है वहाँ चावल अधिक भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है, दरअसल क्या है, जिन एरियाज में चावल ज्यादा खाते हैं उन एरियाज में चावल पहुंचाया जाता है, जिन एरियाज में गेहूं ज्यादा खाते हैं वहाँ गेहूं पहुंचाया जाता है। और अब हमारी कोशिश है, हम राज्यों को ये भी आग्रह कर रहे हैं कि मोटा अनाज भी पीडीएस में देना चाहिए। पिछले 1 साल से गेहूं का इंतजार कर रहे लोगों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। जल्द ही उन्हें गेहूं मिलना शुरू होगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस खबर का कितना असर प्रशासन पर होता है और लोगों को अपने हिस्से का गेहूं मिलता है। बालाघाट से NS 24/7 के लिए राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को धार जिले की गंधवानी तहसील के साली गांव के कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों के साथ मिट्टी के बर्तन, दोना और पत्तल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री गोयल, कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह ने परंपरागत आदिवासी भोजन दाल पानिये, लड्डू और झोलिये का आनंद लिया। साथ ही मिट्टी से बनाए गए देशी कुल्हड़ में पानी भी पिया है। बता दें कि वनवासी आदिवासी अंचलों में दाल पानिये एक प्रसिद्ध भोजन है। इसे देसी तरीके से पत्तल दोने में खाने का कुछ अलग ही आनंद आता है। मंत्री पीयूष गोयल ने देशी ठाठ से भोजन करने का एक अलग ही अंदाज लोगों को भी दिखाया। देसी अंदाज में भोजन ग्रहण करना बना चर्चा का विषय। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जारदोज का गंधवानी
में लाडली बहना योजना सम्मेलन में संवाद कार्यक्रम था। साथ ही उसमें पीएम जो मित्र टेक्सटाइल पार्क में एमओयू को साइन करने के एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था और उसी कड़ी में पैसा एक्ट के संबंध में भी एक कार्यक्रम का आयोजन था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने जो मुख्यमंत्री भू आवासीय पट्टों का वितरण भी ग्राम पंचायत साली में किया था। वहीं पर प्रशासन की भोजन की व्यवस्था भी रखी गई थी, लेकिन देसी अंदाज में आदिवासी जन समुदाय के साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दर्शना जारदोज का जमीन पर बैठकर पत्तलों में, पत्तल यानी कि पत्तों की बनी हुई पत्तल, साथ ही दोनिया यानी कटोरी जो कि पत्तलों का बना था, में बैठकर दाल पानी, लड्डू और झोले का जो आनंद लिया है, कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया। पूरे क्षेत्र में आदिवासी जन समुदाय में इस बात की चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रियों का गंधवानी आगमन हुआ और मुख्यमंत्री का भी गंधवानी आगमन हुआ और उनके द्वारा यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर देसी ठाट में, देसी अंदाज में जो भोजन उन्होंने आदिवासी जन समुदाय के साथ किया, वो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज इस गंधवानी विधानसभा में देकर चला गया है। कहीं न कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस आदिवासी जन समुदाय की जनता देते हुए दिखाई पड़ेगी। INS 24/7 चैनल के लिए कैमरा पर्सन धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश चौहान, गंधवानी, धार। चलिए बात धार की कर लेते हैं, जहां धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के 8 थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 8 थानों के प्रभारी के साथ साथ चौकी प्रभारी को भी बदला गया है। नौगांव टीआई भागचंद तंवर को सरदारपुर, तो सेक्टर 1 के टीआई लोकेश भदौरिया को गंधवानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह रक्षित केंद्र धार में पदस्थ निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान को धर्मपुरी थाने में भेजा गया है। सरदारपुर टीआई आनंद तिवारी को फिर नौगांव की जिम्मेदारी दे दी गई है। इधर नेपा नगर पालिका परिषद के कई वार्डों में केंद्र सरकार की HDRF योजना के तहत नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में भूमि पूजन किया। उसके बाद RCC नाले का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन शनिवार को भाजपा की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रामेश कैथवास और मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान निरीक्षण के लिए जब वार्ड पहुंचे तो घटिया निर्माण और घटिया मटेरियल को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। साथ ही वहां मौजूद जिम्मेदारों को जमकर फटकार भी लगाई। घाटी गांव के एसडीओपी अधिकारी संतोष पटेल की मानवीय पहल को सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने अपने संज्ञान में लिया है। उन्होंने एक गरीब, बेबस और आदिवासी मजदूर की अचानक देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए उसके यथासंभव इलाज के निर्देश दिए। दरअसल युवक इंदर सिंह आदिवासी मजदूरी के लिए सागर बीना गया हुआ था। वहां उसके साथ क्या अनहोनी पेश आई जिससे उसकी देखने और सुनने की क्षमता खत्म हो गई। एसडीओपी संतोष पटेल ने इंदर सिंह की कहानी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी टैग किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने इंदर सिंह के साथ हुई घटना को गंभीर माना और उन्होंने जयरोग्य प्रशासन को निर्देशित किया कि हर हाल में इस गरीब मजदूर को और आदिवासी युवक को यथासंभव इलाज किया जाए। गांव में जो मजदूरों की बस्ती है क्रेशर कॉलोनी, वहां पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा कि एक आदिवासी मजदूर पेड़ के नीचे बैठा है। पता किया तो पता चला कि ये 4 माह पहले बाहर मजदूरी करने गया था और जब ये वापस इसको मालिक छोड़ के गया उस समय इसको ना तो सुनाई दे रहा ना ही दिखाई दे रहा है। मैंने प्रयास किया, सोशल मीडिया में वीडियो मदद के लिए डाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी की श्रीमती साधना सिंह जी के यहाँ से संपर्क हुआ और उन्होंने तत्काल ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में उपचार की व्यवस्था करवाई है। मैं अपनी गाड़ी से ले जाकर वहाँ पर अभी भर्ती करवाया उस मरीज को और अभी इलाज चालू हो गया है और साथ ही आज आयुष्मान कार्ड भी बन गया है। तो उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी वो स्वस्थ।
चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। सरकारी स्कूलों की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में टूटी हुई फर्श, गिरती दीवारें या पुराने भवन का ख्याल आता है। सरकारी स्कूलों के नाम से लोगों के मन में जो छवि बनती है उससे बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों ने एक अलग पहचान बनाई है। भूपेश सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला है। स्कूल पूरी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जहां कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क है। उसके बाद कक्षा 12 तक नाम मात्र की फीस देनी होती है, जिसके चलते बस्तर में गरीब बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों का भविष्य निखर रहा है। वहीं पालकों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आत्मानंद स्कूल खोला है सरकार ने, उसमें पढ़ाई का स्तर निश्चित ही बढ़ा है और इस वर्ष जो वार्षिक परिणाम आया है वह भी दर्शाता है कि जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उत्साहित होकर के लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं आत्मानंद के, जो अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, वे भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को बहुत ही सुविधा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो के वक्त था तब लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते थे बच्चे लोग, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं लोगों के बीच जाके, जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते थे और हिंदी में सबसे बात करते थे, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने के पश्चात वो अभी अंग्रेजी में भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये योजना केवल रायपुर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी इस योजना का प्रसार हो। इन स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, आत्मानंद स्कूल में सुंदर खेल परिसर भी है, आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रैक्टिकल लैब भी है। बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में हमारे जिले में मतलब जो आत्मानंद स्कूलों की संख्या है वो सबसे अधिक है। हिंदी मीडियम के 44 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जिनमें की लैब, लाइब्रेरी वगैरह आदि की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। आगे और भी विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनमें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब कि आशा ये है कि अंदर दूरस्थ गाँव में बसे हुए बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना अब आम आदमी के लिए सपना नहीं रहा, अब यह हकीकत बन गया है, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। INH न्यूज ब्यूरो।